सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा राज्यपाल के पद और उससे उत्पन्न होने वाले विवादों पर, और इसी संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान का राजस्थान संकट। देखेंगे राजस्थान संकट में कैसे राज्यपाल का जो पद है वो फिर से चर्चा में आ चुका है, और ये पहली कोई घटना नहीं है। आज़ादी के बाद से मैं बहुत से ऐसी घटनाओं का जिक्र करूंगा जो राज्यपाल के पद पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और साथ ही साथ कुछ सुधार की गुंजाइश भी दिखाते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कुछ आपको कमेटियों के नाम और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, और उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ये जो राज्यपाल का पद है इससे संबंधित विवाद क्यों आते हैं, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझिए। आज़ादी के समय इस बात पर बहुत बहस हुई कि हम आज़ाद भारत में किस शासन व्यवस्था के तहत शासित होंगे, अर्थात हम शासन किस तरह से अपने ऊपर करें, इस पर भी काफ़ी बहस हुई। और ये शासन की व्यवस्था का मतलब ये है कि आखिर इसमें जो शक्ति का स्रोत होगा उसमें राज्य की भूमिका क्या होगी, केंद्र की भूमिका क्या होगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, किन शक्तियों को केंद्र के पास और राज्य के पास दिया जाएगा, और कैसे इन शक्तियों के बंटवारे को ऐसा किया जाए जिससे आगे चलकर कोई विवाद ना हो। संविधान सभा में इस पर काफी बहस चली, और निश्चित यह हुआ कि भारत जैसे विशाल देश और अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए जो सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है वह है संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नेंस सिस्टम। और यह जो व्यवस्था है इसी को हमने क्या किया, अपनाया। इसीलिए तो अनुच्छेद 1 में हम क्या कहते हैं कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। इसको हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक से हट जाएंगे। अब देखिए संघात्मक व्यवस्था से अगर हम कहते हैं, अगर हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाया है तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जो शक्ति का विभाजन होगा वो आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होगा। अर्थात जो शक्ति होगी वो न सिर्फ केंद्र सरकार के पास होगी बल्कि उस शक्ति का कुछ सोर्स आपका जो है कि राज्य सरकारों के पास होगा, क्षेत्रीय सरकारों के पास होगा। अर्थात शक्ति का हमने क्या किया है, विकेंद्रीकरण किया है। जब हम संघीय व्यवस्था कहते हैं तो इसके 4 जो प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो अभी जान लीजिए। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता इसलिए कि ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार की शक्ति का अतिक्रमण कर ले। दूसरा, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ये इसलिए लिख दिया गया है जिससे सभी की शक्तियां क्लियर रहें, किसको क्या करना है क्या नहीं करना। तीसरा है लिखित और कठोर संविधान। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार को लगे किसी राज्य सरकार की शक्ति का हमें उपयोग करना है तो उनकी शक्तियों को निगल जाए, इसीलिए लिख दिया गया और कठोर संविधान में लिखा गया। और उसके बाद जो है कि एक हमने उच्चतम न्यायालय की स्थापना की है जो स्वतंत्र है। अब देखिए संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संघीय व्यवस्था को अपना लिया, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की हमारे यहाँ स्थापना कर दी। लेकिन इसी के साथ उनको एक कमजोरी भी पता थी। कमजोरी वह थी
कि आखिर जो संघीय व्यवस्था होते हैं ये कई बार टूट जाते हैं। टूट इस वजह से जाते हैं, कई बार क्या होता है कि राज्य सरकारें मनमानी करने लगती हैं। इसीलिए उन्होंने कई एकात्मक शक्तियों के जो लक्षण होते हैं वो भी हमारे संविधान में डाले। एकात्मक शक्ति के लक्षण से तात्पर्य है कि उन शक्तियों, उन प्रावधानों का उल्लेख करना जिसके वजह से जो केंद्र सरकार है वह मजबूत होती है, और इसी को बोलते हैं एकात्मकता। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति होती है हमारे यहाँ वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात इसमें केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और यह जो लक्षण है राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना, यह एकात्मक शक्ति का क्या है, लक्षण है। हमारा जो संविधान है इसका जो भाग 6 है इसमें संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया है। संघीय ढांचे का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरह से हम जो है कि संबंधों को डील करेंगे, और राज्य सरकारों के पूरे स्ट्रक्चर को बताया गया है। और यह इसलिए बताया गया है ताकि केंद्र सरकार उनकी शक्तियों में दखल ना दे। संविधान का अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यूपी के गवर्नर हैं और अगर केंद्र सरकार को लगता है कि आपको बिहार और एमपी का भी गवर्नर होना चाहिए तो आपको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अर्थात इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं होगा। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सभी चीजें आगे जोड़ूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कहा गया है कि जो राज्यपाल का जो पद है वह संवैधानिक पद है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कार्य होंगे वह मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं होंगे, वह राज्यपाल के नाम पे होंगे। और राज्यपाल को संघीय प्रणाली का एक मजबूत हिस्सा बताया गया है और उसको कहा गया है कि वह संघ और राज्य अर्थात केंद्र और राज्य सरकार को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है। अगर सोचिए कि केंद्र और राज्य बिल्कुल अलग अलग हों, उनमें कोई समन्वय ना हो, तो दोनों शक्तियां क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाएंगे, कई बार तनाव सामने आ सकता है। इसीलिए एक पद बनाया गया है जो दोनों को जोड़ सकता है, वह है राज्यपाल, जो किसके द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति जो भी करेंगे केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसी के हिसाब से तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल पद की पात्रता का उल्लेख करता है कि कौन व्यक्ति इस पर निर्वाचित हो सकता है, अर्थात चुना जाएगा, निर्वाचित तो नहीं, चुना जाएगा, किसको राष्ट्रपति इस पद पर बैठा सकते हैं। उसके बाद जो अनुच्छेद 163 है यह काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को कुछ जो विवेकाधिकार शक्तियां हैं वह प्रदान की गई हैं। विवेकाधिकार शक्तियों से तात्पर्य उन शक्तियों से होता है जिसमें उन्हें जो कि राज्य की मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। पहली विवेकाधिकार शक्ति कौन सी है कि चुनाव में किसी दल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह मुख्यमंत्री का चयन अपने विवेक से करेंगे। यह नहीं है कि कोई व्यक्ति आके कहे कि हम बनना चाहते हैं तो उनको वह मुख्यमंत्री बनाए, वह अपने विवेक के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति का चयन हमें मुख्यमंत्री के रूप में करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को बुला लाएंगे, जो उनके सामने कैंडिडेट्स होंगे, जो उनके सामने पॉसिबिलिटीज होंगी उसके आधार पर वो डिसाइड करें। दूसरा, किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाएगा, यह भी क्या है, विवेकाधिकार शक्ति है राज्यपाल की। वह 2 दिन का समय दे सकते हैं, 4 दिन का समय दे सकते हैं, 1 महीना भी दे सकते हैं। खैर, आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात आपातकाल के दौरान जो डिसीजन लेंगे वह विवेकाधिकार के आधार पर लेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विवेकाधिकार शक्तियां थीं। इनके अलावा कुछ और भी शक्तियां हैं कि वह जब उनके सामने कोई विधेयक लाया जाएगा तो वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यह उनका क्या है, विवेकाधिकार शक्ति है। अर्थात मान लीजिए राज्य सरकार विधानमंडल ने कोई प्रस्ताव भेजा, कोई विधेयक भेजा और उनको लगता है कि इस पर जो है कि राष्ट्रपति की हमें जो है कि सलाह लेनी है, अनुमति रखना है, इसको राष्ट्रपति के सामने हमें प्रेजेंट करना चाहिए, तो उसको आरक्षित कर सकते हैं। अब वहां के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, नहीं आप इस पर सिग्नेचर करके दीजिए। क्योंकि ऐसा क्या है, क्योंकि उनके पास विवेकाधिकार की शक्ति है। साथ ही साथ राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का जो विवेकाधिकार है इसका काफी ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, लेकिन फिर भी यह उनकी शक्ति का क्या अंग है। उसके बाद
राज्य के प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना कि भाई राज्य में क्या हो रहा है, कौन कौन सी प्रशासनिक गतिविधियां कैसे हो रही, ये वो खुद मांग सकते हैं। तो ये चीजें हमने समझा। अब देखिए अनुच्छेद 163 जो कहता है इसको समझिए। तो 163 ये कहता है कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद की सलाह लेंगे। अर्थात जो विवेकाधीन शक्तियां हैं, बाकी उनके अलावा बाकी जितने भी कार्य हैं उन सभी के लिए मुख्यमंत्री और उनकी परिषद की सलाह जरूरी है, बाध्यकारी है। किस पर? गवर्नर या राज्यपाल पर। सिर्फ वह उन्हीं चीजों में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जिनको लिखा गया है। बाकी सभी चीजें क्या हैं? वह मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर कार्य करेंगे। आगे कहा गया है अनुच्छेद 174, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होने देंगे और क्या करेंगे? बैठक बुलाएंगे। लेकिन इसमें आगे जो कहा गया है, अर्थात इसको थोड़ा सा और हम स्टार्टिंग से पढ़ें, और कौन सा? आर्टिकल 174 को। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, यही जो चीजें काफी विवाद का कारण। सत्र बुलाने के विषय में इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करे। अब जो वह ठीक समझे, यही क्या है? काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाता है और इसी को लेकर विवाद होता है। देखिए इसका इंग्लिश जो सेंटेंस वो देखिए, द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। अब जब वह सोचते हैं कि ये फिट है तब वो बुलाएंगे। तो वर्तमान का जो संकट है ये इसी से जुड़ा हुआ है। उनको लग रहा है कि आर्टिकल 174 में जो हमें ये कहा गया है कि जब हमको लगता है अधिवेशन बुलाना चाहिए तब हम बुलाएंगे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बार बार भी अगर जाकर मिलते हैं तो राज्यपाल पर यह जो है कि बाध्यकारी नहीं है। यह तो कहता है ये अनुच्छेद। अब देखिए हुआ क्या है कि राजस्थान संकट में क्या हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है कि जो राज्यपाल हैं, यहाँ के जो राज्यपाल के पद पर जो हैं उनका नाम आप जानते होंगे। तो उनके सामने अशोक गहलोत जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कई बार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग रखी और 2 बार राज्यपाल को ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन राज्यपाल अभी सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं। सत्र बुलाने के लिए तैयार नहीं है तो उसके पीछे क्या जिक्र कर रहे होंगे, किस चीज का वो सहारा ले सकते हैं, जिसका ऊपर मैंने उल्लेख किया 174 में, कि जब उनको लगेगा वो ठीक है, अर्थात जब वो सोचते हैं कि सब ठीक है हमारे हिसाब से, तब वो फैसला लेंगे। हुआ क्या है कि सचिन पायलट ने 19 विधायकों के साथ जो है कि कांग्रेस से बगावत कर दिया और उसके बाद जो है कि ये राज्यपाल को यह लग सकता है, हालांकि लगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा 2 शब्द, उनको लग सकता है कि जो अशोक गहलोत की सरकार है उनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत का कहना है कि उनके पास बहुमत है और सत्र बुलाए जाने पर वो सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरी अन्य पार्टियों ने भी ये नहीं कहा है कि अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, अर्थात वह बहुमत में है और बहुमत में है तो वो कह रहे हैं कि सत्र बुलाए जाने पर हम प्रूव कर सकते हैं। फिर आखिर बात आएगी तो यह जो बात लिखी गई है कि जो वह ठीक समझे उस समय सत्र बुलाएंगे, इसमें इंग्लिश वाला जो शब्द है उसको देखिए कि आखिर सच टाइम एंड प्लेसेस ही एज ही थिंक्स फिट। तो यही इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके पास जो शक्तियां हैं उनको थोड़ा सा हमें कुछ जजमेंट के माध्यम से देखना चाहिए। अब इसके हम जजमेंट पर आए इससे पहले थोड़ा सा समझिए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है राज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर या तो सत्र नहीं बुलाया जाना चाहते हैं या फिर वह चाहते हैं कि इसमें जानबूझकर विलंब हो। अर्थात यहाँ पर आरोप जो लग रहा है वह केंद्र सरकार का उसमें हस्तक्षेप दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री। ये सभी चीजें आगे जोड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अब क्या कह रहे हैं कि यहां पर केंद्र सरकार के इशारे पर यहां के गवर्नर ऐसा कर रहे हैं। वहीं अभी जो बात आई है, जो सूचना मिली है, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि जो कि राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी है। शर्त इन्होंने ये रखी है कि हम सत्र बुला रहे हैं लेकिन 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर सत्र बुलाया जाए, अर्थात अभी ना बुलाया जाए, हम 21 दिन का एक नोटिस दें उसके बाद बुलाया जाए। तो इसमें भी क्या होती है, विलंब वाली बात आई ना। अब जब विलंब वाली बात आई और इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका सामने आ गई और
तीसरी चीज मैंने क्या बताया कि जो इनके पास अधिकार है कि यह अब जब इनको लगेगा सब ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें क्या देखना होगा, टेक्नलिटीज देखनी होंगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने होंगे। पी चिदम्बरम, अगर हम इनका जो लीगल जो व्यू है उसको हम देखें तो इनका कहना है मुख्यमंत्री बहुमत साबित करना चाहें तो वे सत्र बुलाने के हकदार हैं और कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। वहीं जो कुछ कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनका कहना है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, वह स्वतंत्र नहीं है। अर्थात जो मैंने आपको कहा 174 जिसमें वो लिखा है कि वह जब आप ठीक समझते हैं सत्र बुला सकते हैं, यह अधिकार उनका विवेकाधिकार नहीं है। इसीलिए मैंने इसका जिक्र ऊपर नहीं किया जहां पर मैं बता रहा था कि राज्यपाल के विवेकाधिकार की शक्तियां क्या हैं। अर्थात जब वह समझते हैं कि सत्र बुलाया जाना चाहिए, उनके हिसाब से सत्र बुलाए जाने का जो सही समय है वह डिसाइड राज्यपाल नहीं करेंगे बल्कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करेगी। वहीं पर देखिए अब ये तो चीजें हैं, बहुत से जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि चूंकि वर्तमान समय में जो राजस्थान की गवर्नमेंट है अर्थात अशोक गहलोत की सरकार है, उसके पास बहुमत है, उसने बहुमत नहीं खोया है, वह बहुमत सिद्ध करने को भी तैयार हैं। इसका मतलब है कि उनके पास बहुमत है। तो जब बहुमत है तो राज्यपाल के पास ऐसा कोई विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है कि वह जब चाहे तब बुलाएं। यदि वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कह रहे हैं कि सत्र बुलाया जाना चाहिए तो उनको बुलाना चाहिए। ये बात कह रहे हैं, कौन कौन कह रहा है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और कुछ संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि पी चिदम्बरम जी चूंकि उनका वो भी कांग्रेस से जुड़े हैं तो उनका भी हमने जिक्र कर लिया। लेकिन इसमें एक चीज और समझिए और उसको समझते हैं जो हमारे 40वें मुख्य न्यायाधीश पी सतास्योन थे उनके संदर्भ में। उन्होंने एक बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री के समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या के संदर्भ में यदि राज्यपाल को संशय हो या किसी प्रकार का विवाद हो तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाला सामान्य नियम प्रासंगिक नहीं रह जाता। अर्थात यदि राज्यपाल को यह लगता है कि इनके पास पूरा बहुमत नहीं होगा या जो विधायक यह कह रहे हैं वह विधायक बहुमत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसी ही कंडीशन में सिर्फ क्या कर सकते हैं वह कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सलाह लेना उन पर बाध्यकारी है, इससे अलग हट सकते हैं। अर्थात उनके पास मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से सलाह ना लेना कि एक ही कंडीशन है जब क्या हो उनको यह संशय हो जाए, उनके पास ऐसी सूचना हो कि जो वर्तमान सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है। चूंकि अभी राजस्थान में अल्पमत की बात किसी के द्वारा नहीं की गई है तो इसके अनुसार ये भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो है कि गवर्नर को क्या बुलाना होगा, सत्र बुलाना होगा, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए इसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। ज़्यादा पुराना जजमेंट नहीं है, वर्ष 2016 का। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अरुणाचल प्रदेश के एक मामले में कहा था कि सदन का सत्र बुलाने की पूरी शक्ति सिर्फ राज्यपाल में निहित नहीं है। सत्र बुलाने और सदन को भंग करने जैसे फैसले मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राज्यपाल कर सकते हैं। शब्द है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राज्यपाल कर सकते हैं। ये साफ साफ वर्ष 2016 का सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कह रही है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम तभी प्रभावी होगा, तभी तक प्रभावी होगा जब तक सरकार के पास बहुमत हो, अर्थात अल्पमत में ना हो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से देखें तो क्या है, अगर राजस्थान की सरकार के पास बहुमत है तो उनको क्या है सत्र बुलाने का जो वह प्रयास कर रहे हैं वह ठीक है। लेकिन अगर बहुमत नहीं है तो गवर्नर का पक्ष क्या होगा, सही होगा। यही जो संविधान पीठ थी वर्ष 2016 वाली, इसने कहा था कि मुख्यमंत्री की अनुशंसा के विपरीत समय से पूर्व सत्र बुलाने का फैसला असंवैधानिक होता है। अब यह इसलिए कह दिया गया कि जब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद चाहती है
तभी सत्र बुलाया जाना क्या है ठीक है, इस पे गवर्नर की जो शक्तियां हैं वो काफी सीमित हैं। यह बात इसमें कह दी गई वर्ष 2016 के जजमेंट में। अब संविधान सभा की भी बात कर लेते हैं। संविधान सभा में भी इस पर काफी चर्चा हुई और कई सदस्यों ने कहा कि सदन बुलाने का जो अधिकार है पूरा राज्यपाल के पास होना चाहिए। इस समय अंबेडकर ने इस चीज का विरोध किया, कहा कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे फिर क्या होगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या होगा, तनाव बढ़ेगा और इस तरह से शक्तियों का जो पृथक्करण हमने किया है केंद्र और राज्य के बीच में प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार कह रहा है और केंद्र सरकार जब कर रहा है तो वह जब राज्यपाल के पास यह अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से सत्र बुलाएं तो हो सकता है कि वह मुख्यमंत्री को सुचारू रूप से कार्य ना करने दें, क्योंकि वह एजेंट के रूप में काम करेंगे केंद्र सरकार के। तो यहाँ पर अंबेडकर जी ने क्या किया, विरोध किया और इस पर संविधान सभा में फिर से काफी बहस हुई और यह सहमति बनी कि सिर्फ जो राज्यपाल का अधिकार है सत्र को बुलाने का वो असीमित नहीं है, अर्थात संविधान सभा भी यह मानती है कि जो सत्र बुलाया जाएगा उसमें राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वह लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने बताया आपको सत्र बुलाने, लेकिन राज्यपाल के पद को लेकर ये कोई एक विवाद नहीं है, कई तरह के विवाद हैं, कई तरह के एंगल हैं। कुछ चीज़ों को और डिस्कस करते हैं जो थोड़ा सा अलग होंगे, लेकिन सबको हम इनसे जोड़ेंगे। पहला है कि राज्यपाल के पद से जुड़ा हुआ कोई विवाद नहीं है, बहुत से ऐसे कारण आते रहे। जैसे एक चीज़ है, वर्ष 2006 में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है कि एक केस आया था रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार। इसमें यह स्पष्ट किया था कि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं तो उन्हें सरकार बनाने देना चाहिए। अब प्रश्न आएगा, ये क्या हुआ? तो हुआ ये है कि राज्यपाल का पद एक चीज की वजह से और चर्चा में रहता है। कई बार विधानसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा जब चुनाव होते हैं तो उसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, तो इसमें कई बार केंद्र सरकार की जो मंशा होती है वह यह होती है कि किसी को सरकार ना बनाने दिया जाए, और सरकार ना बनाने दिया जाए फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो इस पे भी राज्यपाल को कहा गया है कि नहीं, आप ऐसा मत करिए। कोई अगर व्यक्ति है वो 2-3 दलों को लेकर आ रहा है तो पहले आप उसको कहिए कि सरकार बनाए और अपनी बहुमत को सिद्ध करे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन की सोचिए। चूंकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग सबसे ज्यादा होता आया है और इसका प्रयोग हर केंद्र सरकार करती आई है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, और इसके वजह से क्या होता है कि 356 का प्रयोग करके राज्य सरकारों को भंग कर दिया जाता है। और जब भंग कर दिया जाता है तो इसमें फिर से एक भूमिका आती है, वह किसकी भूमिका आती है? राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल, कई बार ये देखा गया है कि जो कार्य करती हुई सरकार है उसको भी बर्खास्त कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, या चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने किसी को बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं बोला, कह दिया कि यहाँ पर क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अर्थात तो राज्यपाल का जो पद है वो कई तरीके से क्या है, काफी बार उलझ चुका है। इसी में एक केस आया था 1994 का, एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। आप देखिए, यही बात फिर से आप राजस्थान में जोड़िए कि कहा यह जा रहा है कि जो अगर कोई सरकार के पास बहुमत है या नहीं, आप इसको कैसे चेक करेंगे? आप इसके लिए सत्र बुलाइए, विधानमंडल को बुलाइए और उसमें उस व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री हैं उनको कहिए कि आप अपना क्या करिए, बहुमत सिद्ध करिए। और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। अर्थात ऐसा नहीं कर सकते राज्यपाल कि नहीं, अब यहाँ पर हमारे हिसाब से किसी को बहुमत नहीं है, हम राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं। राजस्थान के संदर्भ में भी चूंकि वहां पर गतिरोध बना हुआ है तो गवर्नर को यह चाहिए कि वह बुलाएं बैठक और वहां पर वह बहुमत सिद्ध करें। अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता तो भले ही राष्ट्रपति शासन की बात करें। अब कहेंगे वो राष्ट्रपति शासन की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ वाला मामला है इसमें भी विधानमंडल सत्र को बुलाए जाने की बात की गई है, और वह इस वजह से की गई है जिससे सरकार सुचारू रूप से काम कर सके और बहुमत सिद्ध हो, तभी सरकार आगे बढ़े। खैर, इसके बाद देखिए केस हो गया। थोड़ा सा कुछ आयोगों का नाम हम ले लेते हैं। प्रथम, प्रशासनिक सुधार आयोग, जो केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच
तनाव ना बढ़े, इसलिए यह होना चाहिए कि राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो किसी दल विशेष से जुड़ा ना हो। क्योंकि वर्तमान के जो राजस्थान के गवर्नर हैं उनका आप नाम जानते हैं और वह जो है कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कई बार जो है कि ऐसी कंडीशन आती रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री यह आरोप लगाते हैं कि वह बीजेपी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और यह बात कोई बीजेपी के संदर्भ में ही नहीं है, कांग्रेस के संदर्भ में भी है। दरअसल केंद्र सरकार में जो सरकारें होती हैं वह क्या करती हैं, अपने हिसाब से राज्यपाल बैठाती हैं। इसीलिए राज्यपाल का प्रयास भी क्या होता है कि जिन्होंने उनको बैठाया है उनके हिसाब से चलना। तो कहीं ना कहीं यदि हमें राज्यपाल के पद की जो संवैधानिक मान्यता है उसको बना के रखना है तो हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि उस पर कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर रखा जाए जो कि क्या हो, किसी दल विशेष से जुड़ा ना हो। जैसे मान लीजिए वर्तमान में यदि राजस्थान के गवर्नर बीजेपी से जुड़े ना होते तो क्या वहां पर यह बातें आती कि यहां पर वह बीजेपी को जो है कि फायदा पहुंचाना चाहते हैं, नहीं आती। खैर उसके बाद जो है कि एक 1970 में राजमन्नार समिति का गठन हुआ था और इस समिति ने यह कहा था कि चूंकि राज्यपाल का जो पद है यह कई बार जो है कि तनाव का कारण बनता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हो उसमें राज्यों को भी शामिल किया जाए, अर्थात कौन व्यक्ति राज्यपाल बनेगा वहाँ के जो राज्य सरकार है उसको भी बनाया जाए। जैसे वर्तमान समय में भी अगर हम राजस्थान के इस संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो अगर राजस्थान का जो राज्यपाल बनेगा तो ये समिति ये कह रही है कि जब केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को वहां के लिए चुनती है तो क्या करे कि उसमें राज्य सरकार को भी शामिल करे। इससे क्या होगा, राज्य सरकार और जो राज्यपाल का पद है उसमें तनाव नहीं होगा, जैसा कि वर्तमान में या इससे पहले भी देखें तो कई जगह आता है। कई बार आपने देखा होगा कि राज्यपाल जो है कि संवैधानिक हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कई तरह की खैर ये बातें आती हैं। इसके बाद जो है कि आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो राज्यपाल हैं वह कई प्रकार ऐसे खुलकर कार्य करते हैं जैसे वह केंद्र सरकार के क्या हो, प्रतिनिधि हों। इस संदर्भ में सरकारीय आयोग ने क्लियर कहा कि राज्यपाल के पद पर जो व्यक्ति हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि वह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, उनका कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं है, तो उसकी गरिमा को क्या करना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। वर्ष 2007 में पुंछी आयोग गठित हुआ था और इसने भी यह कहा था कि जो राज्यपाल का कार्य है वह एक पक्षीय अर्थात अवास्तविक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अवास्तविक का मतलब कि वह ऐसे तर्क ना दें कि हम इस वजह से ऐसा कर रहे हैं जो बहुत धुंधला सा हो, जो कहें वह स्पष्ट हो। जैसे वर्तमान संदर्भ में अगर कहा जाए तो राजस्थान में भी ये चीज़ें कुछ ऐसी आ रही हैं कि उनके ना सत्र बुलाने के या डिले करने के कुछ ऐसे कारण हैं जो राज्य सरकारें कह रही हैं कि वो अवास्तविक हैं। तो कहीं ना कहीं जो अवास्तविक चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब ये तो देखा आपने कुछ विवाद, अब थोड़ा सा राज्यपालों को लेकर थोड़ा सा आज़ादी के बाद से कुछ केसेस हम देखते हैं। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद ही राज्यपाल के पद का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया। मद्रास में अधिक विधायकों वाले संयुक्त मोर्चा के बजाय कम विधायकों वाले कांग्रेस नेता सी राजगोपालचारी को सरकार बनाने का मौका दिया गया। तो अब देखिए ये मौका किसके द्वारा दिया गया, राज्यपाल के द्वारा। तो इसी में राज्यपाल का पद वहीं से क्या हो गया था, विवाद बनने लगा था। उसके बाद 1954 में पंजाब की कांग्रेस सरकार को ही बर्खास्त कर दिया गया और केंद्र में कौन थी, कांग्रेस सरकार। यह इस वजह से कर दिया गया पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री और उस समय के प्रधानमंत्री के बीच में क्या थे, मतभेद थे। ऐसे ही 1959 में केरल की जो नंबूदिरीपास सरकार को भी क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसे ही 1967 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने बहुमत दल के नेता अर्थात उनके पास बहुमत था अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त कर कांग्रेस समर्थित पीसी घोष की सरकार बनवा दी थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि यह जो पूरा जो घटनाक्रम है यह राज्यपाल कई बार ऐसे प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति की सरकार को हटाकर दूसरे को बनाया जाए और इससे क्या होता है, राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न होता है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने बीजेपी शासित 4 राज्यों की सरकारों को क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। इतिहास में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबने इस प्रकार के कार्य किए हैं और इस तरह से राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता आया है। और इसीलिए क्या होता है कि जो राज्यपाल के जो पद है इसकी जो
प्रक्रिया है उस पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे। होता क्या है कि जो राज्यपाल होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र में जैसी सरकार परिवर्तित होती है वो पहले से जो राज्यपाल हैं उनको हटाते हैं, अपने पसंद के राज्यपाल को वहाँ पर लगाते हैं। और जब वो अपॉइंट करते हैं अपने पसंद के राज्यपाल को, और राज्यपाल के पद को तो ऐसा तो कार्यकाल की सुरक्षा तो दी नहीं गई कि नहीं आपको 5 वर्ष से पहले नहीं हटाया जाएगा, तो राज्यपालों के ऊपर दबाव होता है कि अगर वो केंद्र सरकार या संबंधित दल के हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाए। इसलिए राज्यपाल भी क्या होते हैं, कई बार अपने पद की गरिमा से आगे बढ़कर वह दल हित में सोचते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, ये जो पद है इसकी जो संवैधानिकता है यह विवादों को घेरे में आ जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो गैर राजनीतिक पद वाला हो, अर्थात जिसका वह किसी संबंधित दल से रिलेटेड ना हो, उसको कुछ कार्य की सुरक्षा दी जाए। और साथ ही साथ ये समय है जब राज्यपाल की शक्तियों को थोड़ा सा और स्पष्ट किया जाए, किस कंडीशन में क्या कर सकता है यह बताया जाए। क्योंकि वर्तमान का जो पूरा घटनाक्रम है वह क्या है, राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। ये सभी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट के हिसाब से तो क्या है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको क्या करना चाहिए, विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। लेकिन इसमें अभी कुछ नया क्या आता है, वो जैसा भी कुछ होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि जो राज्यपाल का पद है इसमें कुछ पेंच हैं, इन पेंचों को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये विवाद खड़े होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।